कि करगिल खोल दो, करगिल खोल दो, हम भारत में घुस जाएं, भारत हमारे साथ मिल जाए, सीमाएं खोल दो। गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तानी फौज अत्याचार कर रही, वो अब नहीं सहेंगे। गिलगिट बाल्टिस्तान की आबादी लगभग 20 लाख है, इसमें शिया समुदाय की आबादी 8 लाख है। शियाओं के बगावती तेवर के बाद आर्मी चीफ मुनीर एक्शन में आए, पाकिस्तानी फौज के 20,000 अतिरिक्त जवानों को तैनात कर दिया गया, लेकिन विद्रोह के आगे पाकिस्तानी सेना के जवान फेल हो गए। बगावत दबाने के लिए आर्मी चीफ मुनीर ने 4 मुस्लिम उलेमा भेज दिए यहां कि धर्मगुरुओं को भेजो, इनको मनाएं, इनको फुसलाएं, लेकिन शिया समुदाय ने उलेमाओं की एक बात नहीं सुनी। हालात इतने बिगड़ गए कि सेना भी शिया बहुल क्षेत्र में जाने से डर रही। इस वक्त धारा 144 लगा दी गई है, लेकिन उसके बाद भी प्रदर्शन हो रहे हैं। शिया धर्मगुरु की गिरफ्तारी के बाद यह विरोध उग्र हो गया है। अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। लोग नारे लगा रहे हैं कि करगिल का रास्ता खोल दो। ये करगिल का रास्ता खोलते ही भारत की सीमाएं पीओके के लिए खुल जाएंगी। सुनिए। हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में, खोलो करगिल का रास्ता, खोलो हमारा तारीखी रास्ता, जाएंगे जाएंगे। हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में, खोलो करगिल का रास्ता, खोलो हमारा तारीखी रास्ता, जाएंगे जाएंगे। लोग कह रहे हैं खोलो करगिल का रास्ता। यह बात भारत को भी एहसास है कि लोग क्या चाह रहे हैं, और इसको खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इशारों इशारों में, गृह मंत्री इशारों इशारों में, और रक्षा मंत्री भी संकेत कर चुके हैं। सुनिए। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ, और वो कसा कभी भी हमारे दिलों में है। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है, जो भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। पाकिस्तान की एक और हार, जो हम कह रहे हैं पाकिस्तान ऑल आउट, पीओके हमारा होगा, और इधर तालिबान घुस गया है। फुल स्क्रीन लीजिए। तालिबान पाकिस्तान के अंदर घुस रहा है, पाकिस्तान के कई इलाकों पर कब्जा कर चुका है। देख रहे हैं बंदूकधारियों को, पाकिस्तान की सड़कों पर, उनके संस्थानों में, उनके ठिकानों पर घुस चुका है तालिबान। अलग अलग इलाकों पर कब्जा कर लिया है। यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। आइए अगली तस्वीर दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। बंदूक लेकर अलग अलग ठिकानों पर चढ़ गए। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। कब्जा कर चुके हैं, ये देख रहे हैं। इमारत की छतों पर चढ़े हैं, पहले तो खत्म कर दिया, पूरा ध्वस्त कर दिया इस इमारत को, और पूरे अड्डे पर बंदूक लेकर खड़े हैं। यही पाला था पाकिस्तान ने। और देखिए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। अब स्थिति यह है कि इन्हीं के लोगों को मार रहे हैं, इन्हीं की फौज को मार रहे हैं, इन्हीं के इलाकों पर कब्जा है, इन्हीं के ठिकानों पर कब्जा है। आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान अब खुद घिर गया है। तालिबानी लड़ाके अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं और बॉर्डर पार कर पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करने लगे हैं। तालिबान के हमले से पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम है, क्योंकि तालिबान सिर्फ पाकिस्तान के गांव में ही नहीं घुसा, उसने पाकिस्तान की कई सेना की चौकियों पर भी कब्जा कर लिया है। मतलब जिस फौज पर पाकिस्तान बड़ा गुमान करती थी, उसने तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया है। यह इस बात का भी सबूत है कि तालिबान जल्द ही पूरे पाकिस्तान पर कब्जा करने वाला है। मैंने आपको बताया कि पीओके पर कब्जा कैसे होगा। अब जरा देखिए, तालिबान पाकिस्तान में कहां तक घुस गया है, कहां कहां कब्जा कर लिया है, वो देखिए। ये देख रहे हैं आप। अब आप ध्यान से इस नक्शे को देखिए। ये जो हरा इलाका आप देख रहे हैं, ज्यादा हरा जो है, ये पाकिस्तान है। ऊपर आ जाइए, ऊपर आपको बॉर्डर नजर आ रहा है, तोरखम, इसे कहते हैं तोरखम बॉर्डर। अफगानिस्तान का सफेद इलाका जो आप देख रहे हैं, तो तोरखम बॉर्डर के रास्ते से घुसे। वो जो चित्राल आपको नजर आ रहा है ऊपर, इस चित्राल के अंदर तालिबानी घुस गए और चित्राल में घुसकर कब्जा कर लिया है। यहां कई इलाकों पर कब्जा कर चुके हैं तालिबानी आतंकी, और यहीं से घुसकर पाकिस्तान पर कब्जा होगा।
यही डर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा खाए जा रहा है। अब सोचिए जरा, सवाल बार बार यही है कि आखिर पाकिस्तान कैसे बचेगा इस हालात से। ये देख रहे हैं, ये जो तख्ती लगी है आगे, पाकिस्तान के चित्राल में घुस चुका है तालिबान, और ये बॉर्डर पर खड़े थे लेकिन देखते रह गए। पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन चुका है तालिबान। पाकिस्तान में लगातार कब्जा कर रहा है तालिबान, और चित्राल में कई गांवों पर तालिबान कब्जा कर चुका है। सरहद पर तालिबान पाक में जंग जैसे हालात हैं। तालिबान को पालना पोसना आज इनके लिए भारी पड़ रहा है। पाकिस्तानी सेना पर तालिबान हमला कर रहा है। पाक में 40 किलोमीटर तक अंदर घुस आया है। सोचिए, देश के 40 किलोमीटर अंदर तालिबानी लड़ाकों ने पाक में चौकी बना ली है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर फायरिंग का आरोप लगाया है। गोलीबारी की वजह से तोरखम सीमा क्रॉसिंग को बंद करना पड़ा है। इस क्रॉसिंग से पाक अफगानिस्तान में लोगों की आवाजाही होती है। तालिबान सरकार पर गैर कानूनी ढांचे के निर्माण का आरोप है। पाकिस्तान ने तालिबान पर अतिक्रमण का आरोप लगाए। पाकिस्तान चौकियों को निशाना बना रहा है। 6 सितंबर को पाकिस्तान की सैन्य चौकियों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के बंधक भी हैं, बहुत से फौजियों को बंधक बना लिया तालिबान ने, और अब तालिबान घुसकर मार रहा है। सुनिए जरा, जीडी बख्शी साहब बता रहे हैं कि भारत के लिए बिल्कुल मुफीद वक्त है पीओके लेने का, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया की दिक्कतों से जूझ रहा है। सुनिए। पाकिस्तान अब टूटने की कगार पे है। एक तरफ से तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जोर है, धक्का है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में गदर है। वो बलूच नेशनल आर्मी वार पे वार कर रही है। सिंध में गदर है। अब जो है गिलगिट बाल्टिस्तान में बड़े सख्त गदर हो गया है, और इसके चलते पाकिस्तान अब टूटने की कगार पे है। पाकिस्तान तो तबाही के कगार पे है, और ये जो है ये शुरू के बिगिनिंग ऑफ द एंड के कोलैप्स के आसार हैं। अब आपको जरा कम शब्दों में बता दें, ये तालिबान कौन है जो पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया है। तालिबान के साथ टीटीपी भी पाक के लिए बड़ा संकट है। टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान, यह आतंकी संगठन है। पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ इसने युद्ध छेड़ दिया है। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर टीटीपी के लड़ाके मौजूद हैं। जुलाई 2020 के बाद से 10 आतंकी समूह और इसके साथ मिल गए। तालिबान की सरकार बनने के बाद हिंसा तेज हुई। पाकिस्तान में एक साल में 300 से ज्यादा हमले हुए। एक साल में 300 से ज्यादा हमले। टीटीपी का मकसद है पाक सरकार को सत्ता से हटा देना, पाकिस्तान में शरिया कानून लाना इसका लक्ष्य है। पाकिस्तान के कई इलाकों में कब्जे का दावा है। टीटीपी का गठजोड़ अलकायदा के साथ भी है। यह है टीटीपी। अब आपको दिखाऊं कि ये जो हालात बने हुए हैं, ये हालात बता रहे हैं कि पाकिस्तान में ज्यादा दिन नहीं है जब कुछ और शहर कब्जे हो जाएंगे। ये देख रहे हैं, ये गोलीबारी हो रही है बॉर्डर पर। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। तालिबान गोलियां मार रहा है, पाकिस्तान पर गोलियां चला रहा है। आप सुन रहे थे लोगों को, गोलियां सुन रहे थे, आवाज भी सुन रहे थे आप। अब जरा पाकिस्तान के लोगों को सुनिए, जिन्होंने इन तालिबानियों को अपने सरों पर बिठाया, ताज समझकर सर पर घुमाया, अब यही कोस रहे हैं। इनके लिए अब यही वो सांप हैं जिन्हें अपने आंगन में पाल रखा था, अब डस रहे हैं। सुनिए। जो अफगानी, उनका कोई हक नहीं हमारे मुल्क पे है, बिल्कुल 1% भी हक नहीं है। ये हमारे भाई नहीं है, ये हमारे से सीख के हम पे ही अप्लाई करते हैं। जब आपका क्रैकडाउन होगा, अफगानिस्तान को उठा के उनके मुल्क में वापस फेंकेंगे। जब अमेरिका ने यहाँ पर पाकिस्तान के बेसिस यूज करते हुए अफगानिस्तान के ऊपर जो भी अटैक्स किए, 20 साल जो भी क्राइसिस उन्होंने फेस किए हैं, मेरा ख्याल है ये उसका ही रिएक्शन है। वो पाकिस्तान के खुद जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, वो खुद पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। पाकिस्तान जो है वो अपने वो खाने पीने में लगे हुए हैं। हुक्मरान हमारे अपनी जायदादें बाहर लेके जा रहे हैं, वहां जाके जायदादें बना रहे हैं। क्या दूसरे इंडिया में किसी जर्नैल की जायदाद बाहर है? क्या किसी सियासतदान की जायदाद किसी दूसरे मुल्क में है? सरहदी तनाज़ात ये थोड़े बहुत तो है, वो तो चलते ही रहेंगे, लेकिन ये कि अब वो उनको मौका क्यों मिला कि हमारे अंदर की मईशत जो है, मुल्क जो है वीक है, कमजोर हो गए ना हम लोग, कमजोर हो गए। अब पाकिस्तान के लोगों को भी समझ आ रहा है, लेकिन बहुत देर कर दी।
अब पाकिस्तान एक और मोर्चे पर हार गया। क्रिकेट के मैदान पर ये मैंने आपको दिखाया कि वहां लोग टीवी तोड़ रहे हैं। ये देखिए, टीवी तोड़ दिए लोगों ने, टीवी लेकर निकले हैं। क्यों? क्योंकि भारत ने पाकिस्तान की टीम को श्रीलंका में हरा दिया। तो पाकिस्तान में ऐसे बहुत से नमूने हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। अगली तस्वीर दिखाई। ये आप देख रहे हैं भारत में जश्न मन रहा है। जम्मू कश्मीर की तस्वीर आप देख रहे हैं, तिरंगा लहरा रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, दिवाली मन रही है, रोशनी हो रही है, लोग सड़कों पर निकले हैं। लोगों के लिए मानिए वक्त से पहले दिवाली आ गई। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये नागपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। नागपुर में कैसे जश्न हुआ पाकिस्तान की हार पर। ये तस्वीर देखकर लग रहा है कोलंबो की तस्वीर है। नागपुर में लोग सड़कों पर निकले, ये देख रहे हैं, तिरंगा लिए। भाई अब आपको लिए चलता हूं कोलंबो। ये आप देख रहे हैं, भारत की जीत के बाद कोलंबो में मानिए मेला लग गया। इतनी भीड़ है, देखिए कदम रखने की जगह नहीं। कोलंबो कम लग रहा है, ये भारत का कोई शहर ज्यादा लग रहा है। देखिए जरा फुल स्क्रीन, ऐसा लग रहा है हिंदुस्तान का कोई शहर है। देखिए कोलंबो की सड़कों पर तिरंगे लहरा रहे हैं। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा इस हार के बाद, यानी अलग अलग मोर्चों पर हार रहे हैं। उधर तालिबान कब्जा कर रहा है, वहां भी हार रहे हैं। इधर पीओके भारत के साथ होगा, यहां भी हार रहे हैं। और इधर ये मैच भी हार रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। टीम इंडिया ने ये दिखाया, क्योंकि इस कप के दावेदार वो चैंपियन हैं और चैंपियनों की तरह उन्होंने परफॉर्म किया। स्पेशली विराट पाजी, केएल राहुल। बहुत मायूसी हुई है और बहुत दुख हुआ है। क्या पहली बार थोड़ी आ रहे हैं हम? मारो मुझे, मारो। उदास जा रहे हैं, क्या हुआ है? भाई सबसे पहले तो आप ये देखें जो हमारे साथ बाबर आजम ने किया है, और क्या नाम था उसका, इफ्तिखार ने यार बहुत बुरा किया हमारे साथ। विराट कोहली को किंग किसी रीजन की वजह से बोलते हैं भाई। उसने जो अपनी बैटिंग दिखाई, ये पता चल गया कि भाई उसका क्लास क्या है। क्योंकि जिस तरह हमारी फील्डिंग आज नाकिस थी, तो हमें इतना स्कोर पड़ना ही था। चटनी बना दिया विराट कोहली ने हमारी। क्योंकि आज पाकिस्तानी टीम न बैटिंग, न बॉलिंग, न फील्डिंग, किसी भी एंगल में मुझे वो टीम नजर नहीं आ रही थी जो पाकिस्तानी टीम के अगर रोब एक दबदबा था इस टूर्नामेंट में। तो आज इंडिया ने जो गेम किया, जो परफॉर्मेंस दिया, वेरी वेरी वेल। अब आपको सुनवाता हूं जिनको शायद सभी सुनना चाह रहे होंगे। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर पाकिस्तान की शिकस्त और हिंदुस्तान की जीत पर क्या कह रही हैं, सुनिए। राधे कृष्णा, जय श्री राम। मैं सीमा मीना, पत्नी सचिन मीना। भारत और पाकिस्तान में मैच हुआ, उसमें भारत की जीत हुई। मैंने पहले भी प्रार्थना की थी कि हमारी जीत होगी और हमारी जीत हुई। इस देश की जीत हुई, पूरे भारतीयों की जीत हुई। पूरे देश को बधाई, पूरे देश के भारतीयों को बधाई, जो देश से बाहर रहते हैं उन भारतीयों को बधाई जीत की। अब आपको बताने जा रहा हूं मैं, मैच तो भारत जीत गया, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ चीजें वायरल हैं। लोग अब कई तस्वीरें वायरल कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। लोग क्या क्या कह रहे हैं जरा देखिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये विराट कोहली और अनुष्का की तस्वीर है। मैच जीतने के बाद लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं फिटनेस के साथ धर्म और आस्था पर भी पूरा भरोसा करते हैं विराट। क्रिकेट में व्यस्त रहने पर भी मंदिर जाने का वक्त निकाल लेते हैं। विराट जब खराब फॉर्म में थे तो कई मंदिरों में दर्शन किए। पत्नी अनुष्का के साथ महाकाल मंदिर उज्जैन गए थे। मथुरा के पास वृंदावन धाम में भी पूजा और ध्यान किया। उत्तराखंड के मशहूर नीम करौली आश्रम भी गए थे विराट कोहली। और इसके बाद यह फॉर्म, बेहतरीन फॉर्म में आ गए, रन भी बनाए, धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ 92 गेंद में 122 रन बनाए विराट कोहली ने। पूरी पाकिस्तान की टीम विराट को आउट नहीं कर पाई। एक और खिलाड़ी है, राहुल को देख लीजिए। राहुल लगातार फॉर्म और फिटनेस से जूझ रहे थे। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि राहुल का खेलना और टीम में रहना भी मुश्किल लग रहा था। राहुल ने भी मुश्किल वक्त में भगवान पर भरोसा दिखाया। पहले वो महाकाल मंदिर उज्जैन गए, भस्म आरती में शामिल हुए। दौरे से पहले बेंगलुरु के सुब्रमण्य मंदिर गए। पाकिस्तान के खिलाफ मौका मिला तो शानदार खेल दिखाया। चोट से वापसी करते हुए राहुल ने शानदार शतक लगाया। अब एक और है, देखिए जरा, इनको पहचानते हैं। स्पिन गेंदबाज कुलदीप की टीम में जगह भी पक्की नहीं थी।
मेहनत के साथ उन्होंने भगवान के दर पर हाजिरी लगाई, वृंदावन के बाके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की और बाबा बागेश्वर के धाम भी पहुंच गए। तस्वीर बहुत वायरल थी सोशल मीडिया पर जब कुलदीप पहुंचे थे और बाबा बागेश्वर से आशीर्वाद लिया। इसके बाद कुलदीप अपनी गेंदबाजी से कमाल करने लगे। वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में उन्हें जगह मिली। पाकिस्तान के खिलाफ भी कुलदीप ने स्पिन का जादू दिखाया। कुलदीप ने 5 विकेट लेकर पाकिस्तान को 128 रन पर समेट दिया। सोशल मीडिया पर यह बात कर रहे हैं लोग, इसे बेशक सनातन से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन इन खिलाड़ियों की प्रतिभा, इनकी प्रैक्टिस, ये सारी चीजें इस कमाल में शामिल हैं। सुनिए जरा, जब कुलदीप गए थे बाबा बागेश्वर से मिलने तो उन्होंने क्या कहा था। और क्रिकेट का क्या बॉल, कुलदीप क्या करते हैं? बॉलिंग। अच्छा, बॉल क्या है? बॉल है श्वास, हमारी जो सांस है वो है बॉल। बल्लेबाज है हम लोग, जीवात्मा, और जो एम्पायर है वो है काल। एम्पायर की उंगली उठती है, आदमी फिर घर चला जाता है वापस पवेलियन में। वैसे ही काल की उंगली उठती है तो आदमी फिर जो है राम नाम सत्य हो जाता है, शमशान चला जाता है। अच्छा, कीपर क्या है? कीपर है समय, कीपर क्या है? कीपर है समय चक्र। और खिलाड़ी क्या है? खिलाड़ी है संकट, और जो संकटों के हाथ से आई हुई बॉल को गुरु रूपी बैट को पकड़कर उस बैट के द्वारा परमात्मा की कृपा पाकर जो बॉल को बाउंड्री पार पहुंचाता है, वही इस जिंदगी में उपलब्धि व मोक्ष पाता है। आइए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर रेस चल रही है। कौन बनेगा पीएम, किसे बनना है पीएम, कौन मोदी से आगे निकलेगा। अभी नीतीश की दावेदारी मजबूत हो गई। क्यों? आपने पिछले दिनों एक तस्वीर देखी होगी, ये वाली तस्वीर देखी थी, जिसमें G20 के डिनर पर प्रधानमंत्री के बगल में खड़े थे नीतीश कुमार, उनके बगल में थे हेमंत सोरेन और बातचीत कर रहे थे जो बाइडेन से। अब पीएम मोदी के बगल में नीतीश कुमार खड़े हैं। पहले तो विरोधियों में हलचल हो गई कि नीतीश तो लाइन से अलग जा रहे हैं, मोदी से मिल रहे हैं, G20 में जा रहे हैं। हम दिन भर आलोचना कर रहे थे नीतीश कैसे मिल गए, लेकिन नीतीश मिले और मिलने के साथ ही घर के बाहर नारेबाजी हो रही है, अगला पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, सुनाइए। प्रधानमंत्री कैसा हो, प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, प्रधानमंत्री कैसा हो, प्रधानमंत्री कैसा हो। ये नारा सबसे ज्यादा अगर किसी को चुभ रहा है या चुभा होगा तो गठबंधन के साथियों को, क्योंकि यहां प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के बहुत से खड़े कैंडिडेट हैं और ये नारा बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि नीतीश का दावा और उनकी पार्टी का दावा यह है कि नीतीश कुमार से बेहतर कोई पीएम कैंडिडेट नहीं है, लेकिन क्या बाकियों को स्वीकार होगा? देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें G20 की कामयाबी की हैं। देश ने इन तस्वीरों को देखा, दुनिया ने इन तस्वीरों को देखा। G20 की इसी कामयाबी ने मोदी को एक बार फिर बुलंदियों पर पहुंचा दिया। मोदी की इस कामयाबी से 2024 का चुनाव दिलचस्प हो गया है, लेकिन इसका जितना फायदा मोदी को मिलेगा, उससे कहीं ज्यादा फायदा इंडिया गठबंधन के नेता उठाने में लगे हैं। ये तस्वीरें मोदी के साथ नीतीश कुमार की हैं। जब नीतीश G20 की पार्टी में गए थे, इन तस्वीरों से विपक्ष में भूचाल आ गया है और इसी का फायदा उठाते हुए जेडीयू ने पीएम पद पर दावा ठोक दिया है। एक ऐसा नेता इस देश को, बिहार को दिया है जो पूरे देश का, बिहार का नेतृत्व तो कर ही रहे हैं, पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए आज खड़ा है। दरअसल नीतीश ने विपक्ष को एकजुट किया था, लेकिन बदले में विपक्ष ने उन्हें ठेंगा दिखा दिया। अब नीतीश इन तस्वीरों के सहारे अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगे हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो कामयाब होंगे? क्या विपक्ष उन्हें पीएम उम्मीदवार बनाएगा? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या नीतीश इंडिया के साथ रहेंगे?
नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के तेवर कुछ और संकेत दे रहे हैं। अब आपको बताता हूं कि आखिर नीतीश की पीएम की कुर्सी पर दावा कौन कर रहा है। कौन कह रहा है कि नीतीश इज द बेस्ट कैंडिडेट, नीतीश से बेहतर कोई नहीं है। ये देखिए, कुर्सी पर तो बैठ गए हैं लेकिन खींचने वाले हजार हैं। एक अनार 100 बीमार। इंडिया में घमासान शुरू हो गया है, पीएम पद की लड़ाई और तेज हो गई है। नीतीश कुमार ने इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन जेडीयू इस पद पर दावा ठोक रही है। यह है जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह साहब। इन्होंने कहा है कि नीतीश सबसे योग्य उम्मीदवार है। इंडिया में नीतीश से ज्यादा योग्य कोई है ही नहीं। लोग सम्मान से नीतीश कुमार का नाम लेते हैं। नीतीश का अनुकरण दूसरे सीएम भी कर रहे हैं। नीतीश को सरकार चलाने का अनुभव है, करीब 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश केंद्र सरकार में भी मंत्री रहे, लेकिन नीतीश के दामन पर कोई दाग नहीं है। नीतीश देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं, यह कह रहे हैं नीतीश की पार्टी के अध्यक्ष लल्लन सिंह। अब जरा सुनिए लल्लन सिंह क्या कह रहे हैं। यह कहते ही जो साथी थे वो दाएं बाएं देखने लगे और उनको जवाब दे रहे हैं रविशंकर प्रसाद। भारत सरकार में रेल मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, भूतल परिवहन मंत्री रहे और इतने दिनों तक केंद्रीय सरकार में मंत्री रहने के बावजूद आज तक किसी माई का लाल का साहस नहीं हुआ कि नीतीश कुमार के कपड़े पर कोई दाग दिखा दे। पूरी ईमानदारी से नीतीश कुमार जी ने सेवा किया। वो ये कह रहे हैं, ममता जी के समर्थक कह रहे हैं कि वो पीएम बनने की क्षमता रखते हैं। शिवसेना वाले कहते हैं कि उद्धव ठाकरे में भी क्षमता है। तो अभी तो क्षमता का प्रोपेगेंडा चल रहा है, चलने दीजिए। और मैंने एक सवाल इसी मंच से कहा था कि बारात तो सज रही है, दुल्हा कौन है। तो शायद सनातन की एक ये भी परंपरा है, बिना दुल्हे के बारात नहीं जाती है। अब बड़ा दिलचस्प यह है कि जेडीयू दावा तब कर रही है नीतीश की प्रधानमंत्री उम्मीदवारी का, यह कहकर कि नीतीश के दामन पर एक दाग नहीं, जब लालू के खिलाफ रेल घोटाले में शिकंजा कस गया है। लालू एंड फैमिली अब मुश्किल में है। क्यों कह रहा हूं, किस मामले में, देखिए जरा। ये नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की जा रही है और कहा जा रहा है करप्शन का एक चार्ज नहीं। लालू पर जब यह हो रहा है, लालू की मुश्किलें बढ़ गई हैं, लालू के खिलाफ एक और केस चलेगा। यह केस भी जमीन 2 नौकरी लो का मामले में है। गृह मंत्रालय ने, होम मिनिस्ट्री ने इस केस के लिए बाकायदा मंजूरी दे दी है। यह लालू के लिए, परिवार के लिए झटका है। सीबीआई को नई चार्जशीट के लिए यह मंजूरी मिल गई है। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट को इसकी जानकारी दी है। मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। जब यह घोटाला हुआ था तब लालू रेल मंत्री थे। रेल मंत्री के नाते केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी थी। सीबीआई ने इसके लिए 1 महीने पहले मंजूरी मांगी थी। इस केस में लालू के बेटे तेजस्वी भी आरोपी हैं। तेजस्वी यादव इस वक्त बिहार के डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री, नीतीश के डिप्टी। घोटाले में लालू की पत्नी राबड़ी देवी का भी नाम है। राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं। उनकी बेटी मीसा भारती भी आरोपी हैं। मीसा आरजेडी से सांसद हैं। जमीन 2 नौकरी लो, बड़ा घोटाला है। ईडी के मुताबिक 600 करोड़ का घोटाला है। इसमें 350 करोड़ रुपए के प्लॉट का लेन देन हुआ। 250 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई है। इस मामले में 24 जगह छापे मारे गए। छापे में 1 करोड़ कैश बरामद हुआ था। इसलिए आपको बताऊं कि नीतीश कुमार एंड टीम ने बड़ी आसानी से यह पासा चला है कि नीतीश ही बेदाग है, बाकी सब में दाग दाग। ये देख रहे हैं ममता की